वेलकम टू स्टॉक बुल। आज हम इन्वेस्टमेंट पर चर्चा का सेकंड एपिसोड लेके आए हैं। आज हमारे चैनल पे वो इन्वेस्टर मौजूद हैं जिनसे पर्सनल लेवल पे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं ये चाहता हूँ कि वो नॉलेज ये आपके साथ भी शेयर करें। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, करण राजपाल जी। तो करण भाई, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। और थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। आप थोड़ा सा व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। मैं पर्सनली इन्वेस्टिंग करीबन 15-17 साल से कर रहा हूँ, बट इन्वेस्टिंग एज अ वे ऑफ लाइफ इससे मुझे काफ़ी पहले से लाइफ में एक्सपोजर मिला। माई फादर्स बीन ऑलमोस्ट अ फुल टाइम इन्वेस्टर सिंस द अर्ली 80s। काफ़ी जब मैं छोटा था तभी से, उस टाइम पर डीमैट अकाउंट्स और ये सब नहीं होते थे, तो शेयर्स खरीदने और बेचने में काफ़ी क्लरिकल वर्क होता था। शेयर ट्रांसफ़र डीड्स आती थी, आपको उनको भरना होता था। शेयर ट्रांसफ़र स्टैम्प्स चिपका कर आप भेजते थे आरटीए के पास। डिविडेंड के चेक्स आते थे। तो करीबन 8-9 साल की उम्र से मैंने बैंक जाना शुरू कर दिया। मेरे फादर को हमेशा से रीडिंग की बहुत ज़्यादा आदत रही थी। मेरा अपना फिर धीरे धीरे उस तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ता गया। आई लाइक टू स्टार्ट रीडिंग। मेन आई थिंक जो फ़र्क आया सोचने में और समझने में, वो आया जस्ट आफ्टर माई क्लास 12th। आई स्टार्टेड वर्किंग इन माई फैमिली बिजनेस। चूँकि फादर एक फुल टाइम इन्वेस्टर थे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उनको लगा कि हाँ ये ठीक ठाक कर रहा है, तो उन्होंने पूरा का पूरा एक जो ऑपरेशंस थे वो मेरी तरफ कर दिए। बिग डिसीजंस ऑब्वियसली वी वुड टेक हिज काउंसिल एंड वी वुड डू। वो बिजनेस मैंने चलाया कुछ टाइम के लिए, कुछ साल तक उसको किया, उसके चैलेंजेस देखे, उसमें उतार चढ़ाव देखे, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग आने लगी कि कैसे एक बिजनेस चलता है। जस्ट बाय स्ट्रोक ऑफ लक कुछ चीज़ें हुई लाइफ में। मैं एक ऐसी फैमिली में बड़ा हुआ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाज द बिग थिंग। Even back in the 80s and 90s, my father never had a fixed deposit, never had any insurance. Over a period of time business करने के बाद जब चीज़ें समझ में आई, तो मुझे हुआ कि नहीं, अब I need to start moving in a direction where I become a professional and I use my professional income to then start entering the market myself. बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका जर्नी था और मतलब मुझे खुद इंस्पायरिंग फील होने लगा कि आफ्टर जस्ट 12th यू स्टार्टेड योर बिजनेस। तो जब आपने वो वाली बात बोली थी कि मैं पापा के साथ पेपर वर्क संभालता था और ये सब करता था, तो आपकी एज क्या थी उस टाइम? I think I would have filled out my first share transfer deed at the age of 10 maybe. तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, हर चीज़ पेपर वर्क बेस्ड थी। तो मतलब मैनुअली था सब कुछ। मेरा ज़िंदगी में पहला टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने का तरीका था कि जो हम शेयर ट्रांसफ़र डीड भरते थे उसमें नाम और एड्रेस डालना पड़ता था, बट इतने फॉर्म्स होते थे तो मैंने उसकी रबर स्टैम्प बनवाई थी। दैट वाज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बताओ। दैट वी स्टार्टेड विद। फादर पहले लोग ब्रोकर पे जाते थे, तो वो ब्रोकर के पास होते थे। मैं कई बार लंच लेके उनके साथ बैठता था, तो 2 से 3:30 जब मार्केट बंद होने से पहले, उस टाइम आई थिंक थोड़ी जल्दी बंद होती थी इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, उस टाइम वहाँ शायद पे 3 बैठ बजे गए। होती थी। हाँ, तो उस टाइम वहाँ पे बैठ गए, क्योंकि फिर वो वहाँ से निकलते थे एंड देन वी यूज्ड टू गो फॉर द रेस्ट ऑफ आवर डेज वर्क। तो वहाँ पे लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, उनसे समझा। अब तो बहुत हो गए, बहुत सारी कम्युनिटीज़ बन गई हैं। ट्विटर पे हम देखते हैं स्पेसेस। सही बात है। ये बहुत सारी चीज़ें, पहले आपके पास ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। पहले शेयर मार्केट के बारे में हर किसी से आप बात भी नहीं कर सकते थे। अगर आप 2004, 5, 6 जो एकदम से बूम आया था, और उस टाइम पर बहुत सारे लोग, जैसे आज पिछले 4 साल में हुआ कि बहुत सारे लोग आए हैं, उस टाइम पर भी बहुत सारे लोग एकदम से मार्केट में आए थे। मैंने ये देखा हुआ है कि ब्रोकर के ऑफिस में जाते थे तो बैठने के लिए चेयर नहीं मिलती थी। और जब 2008-9 का फिर क्रैश आया, तो उसके बाद वहाँ पे हमारे अलावा अगर मतलब 5 या 6 लोग बैठे हुए होते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। हम कहते हैं ना कि ये मुहावरा है या ये कहावत है, तो बहुत लोग किसी भी मुहावरे और कहावत को लेते हैं और एकदम से उसको डिस्काउंट कर देते हैं कि ये आपने कोई ऐसी बात बताई है जो कॉमन नॉलेज है। But I think the strongest view one can have on the market is time in the market is more important than timing the market. बिल्कुल सही बात। तो करण भाई, एक चीज़ बताओ, जो इन्वेस्टमेंट का आपका स्टाइल है, जिस तरह से एक नया, जैसे आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, मेरे जैसा कोई न्यू एज इन्वेस्टर है जिसे इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना है, ट्रेडिंग से नहीं बनाना, तो मेरे लिए वो क्या स्टेप होने चाहिए आसान भाषा में? क्योंकि आपकी तरह 4-4 घंटे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। दूसरी बात, आपके जैसा बैकअप मेरे पास नहीं है, आपके जैसा पेशेंस मेरे पास नहीं है। तो उस पेशेंस पे आने के लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो आप मेरे को मतलब ऑडियंस के तरीके से बताइए। देखिए, पेशेंस डिसिप्लिन से आता है, और डिसिप्लिन हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहला कि आपकी जो भी इनकम है उसमें से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। दैट सेविंग कैन बी एनीथिंग। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, वो पूछते हैं कि कहाँ पैसा लगाएं, तो मैं यंग इन्वेस्टर से स्पेशली पहले ये पूछता हूँ, आपके पास टर्म इंश्योरेंस है? आपका जो प्रोविडेंट फंड है ऑफिस में, आप उसको मैक्सिमम लिमिट तक करते हैं? आपने फैमिली में सबके पीपीएफ अकाउंट खोले हुए हैं? तो बहुत बार यही जवाब आता है कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हो, मैं आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रहा हूँ। बट अगर हमारी कंट्री में आज भी 8% कंपाउंडिंग पे टैक्स एग्जेम्प्ट रिटर्न हमारे लिए अवेलेबल है,
और हम कहते हैं कि हमको पैसा कमा कर कुछ करना है, तो सबसे पहले हम उन इन्वेस्टमेंट्स को पूरा करें जो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमको सबसे ज़्यादा पैसा देती है। उसके बाद हर महीने आपको पैसा लगाना है मार्केट में। म्यूचुअल फंड की SIP, आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ गए हैं। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स हैं, ETFs हैं, जिन पे आप एक बहुत ही कम कॉस्ट में चीज़ें खरीद सकते हैं, उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं मार्केट के अंदर, आपको जो भी कोई बता रहा है कि वो साल के 30%, 35% या कुछ भी कमा के देगा, चाहे वो टेलीग्राम पे है, ट्विटर पे है, यूट्यूब पे है या कहीं पर भी है, वो सिर्फ वहाँ तक लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आप उसका कोर्स खरीद लें, और फिर उसके बाद कोई और जिसका आप कोर्स खरीद लें। उनका किसी का भी काम इस तरफ नहीं है कि वो आपको कोई ऐसी चीज़ सिखा देंगे जिसमें मार्केट में बिना बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एंड कैपिटल वाइपिंग टाइप की सिचुएशन आए बगैर आप 30 से 35% पैसा कमा लें। एक चीज़ है इसमें मेरी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पुट अप करा कि वो आपको वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ पे वो आपको अपना कोर्स बेचेगा। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे सब कुछ आता है कि पैसा कैसे बनेगा, तो मैं क्या वो शेयर करूँगा पैसे लेके भी? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसी तरफ डाइवर्ट ही हो जा रहे हैं, कोर्स कोर्स कोर्स। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब जो बहुत चीज़ें बहुत टाइम से चल रही हैं, ये उन्हीं का एक नया रूप है। तो हम अगर चार्ली मंगर सेज दैट शो मी अ मैन्स इंसेंटिव्स एंड आई टेल यू व्हाई ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, राइट? अगर हम न्यूज़ मीडिया को देखते हैं, जिसको हम पिछले 15, 20, 25 सालों से देखते जा रहे हैं, अगर कोई फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल पे आता है और रोज़ सुबह आके आपको 4 स्टॉक्स के बारे में बताता है, उसके इंसेंटिव्स क्या हैं? या तो वो खुद एक ब्रोकरेज हाउस से है, या वो अपना कुछ ऐसा बिजनेस बना रहा है जहाँ पे वो लोगों को एडवाइजरी दे। न्यूज़ चैनल आपको क्यों कोई चीज़ बता रहे हैं कि ये स्टॉक अच्छा है या ये स्टॉक बुरा है? मार्केट में, ताकि चर्न लगातार चलता रहे। चर्न बनता है तो ब्रोकरेज बनती है, ब्रोकरेज बनती है तो ब्रोकरेज कंपनीज अपने एड्स टीवी पर देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, द साइकिल टर्न्स, राइट? द इंसेंटिव्स आर सेट। नोबडी विल कम एंड टेल यू कि आप इस चीज़ को खरीदिए और इतने साल तक रखिए। आपने डिस्क्लेमर टीवी पर लगा दिया, बोलते वक्त लगा दिया, उसके बाद पैसा आपका खुद का लगा हुआ है, वो बंदा बोल के निकल जाएगा और कोई सुनने नहीं आएगा कि आज से 5 साल 3 महीने पहले फलाने दिन को टीवी पर किसी ने कुछ ये बोला था, इस वजह से मैंने पैसा लगाया। तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक अच्छा वो है। दूसरी और सबसे बड़ी चीज़, आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रखना है कि आप अपना इनकम कैसे बढ़ाएंगे। आपका स्टॉक मार्केट का कैगर इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका इनकम का कैगर है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपना काम छोड़कर, अपने काम से फोकस हटाकर, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट है कि मैं जब ब्रोकिंग की ऐप खोलता हूँ, कोई शेयर एकदम से 10% ऊपर है, कोई एकदम से 10% नीचे है, तो लिटरली मैं वही काम कर रहा हूँ जो एक इंसान कसिनो में जाके एक स्लॉट मशीन को चलाता है और लक ट्राई कर रहा है। जैसे हम कसिनो में देखते हैं, कसिनो में स्लॉट मशीन्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों होती हैं, लोग गैम्बलिंग क्यों करते हैं? स्लॉट मशीन में आप जब भी उसका लीवर पुल करते हैं, हर बार एक अलग रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट जैकपॉट भी हो सकता है, बट ज़्यादातर वो रिजल्ट क्या होता है, इट्स ओनली इनफ टू कीप यू इन द गेम, राइट? कि अभी आपको इतनी टिकट्स दे दिया, अभी ये मिनी जैकपॉट आ गया, अभी ये आ गया। ये साइकोलॉजी में एक पूरी थ्योरी है, वेरिएबल रिवॉर्ड्स, राइट? कि अगर कोई आप एक ऐसा काम करते हैं जिसमें हर बार उस एक्शन को करने पर आपको कुछ अलग रिजल्ट मिलता है, आपका ब्रेन जो है, एक केमिकल होता है डोपामिन, उससे पूरा का पूरा भर जाता है। बट हमको इन्वेस्टर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बनना है। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए पहले 3 से 5 साल पुट ऑल योर फोकस ऑन हाउ कैन यू इंक्रीज योर इनकम, हाउ कैन यू, आप कैसे इंक्रीज करेंगे, उसमें से ज़्यादा पैसा आप सेविंग की तरफ और सेविंग में स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ा पाएँ। धीरे धीरे फिर आप पढ़ने के लिए टाइम निकालिए। पढ़ने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। हम लोगों को हमेशा सिखाया जाता है ना, घर का खाना न्यूट्रिशियस होता है, घर का खाना जो है टाइम देकर बनाया जाता है। तो जैसे अब आपने बताया कि जो न्यू एज इन्वेस्टर है वो स्टार्ट करे म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड में कितने साल तक डाले? 3 से 5 साल। 3 से 5 साल के लिए डाले। अब करण भाई, आप मेरे को थोड़ा सा सिंप्लीफाई एक चीज़ और करो। जो रीडिंग का प्रोसेस है, मैं आज से शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरे को कम टाइम में और मेरा इंटरेस्ट भी आए, मैं क्या पढ़ना स्टार्ट करूँ और कैसे पढ़ना स्टार्ट करूँ और डिसीजन कैसे बनाऊँ कि स्टॉक में मैं एंट्री लूँगा? आई थिंक हमको स्टॉक मार्केट के बारे में कैसे सोचें, इसके बारे में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-25 सालों में भी बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं आया है। ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, और जब से ये पॉपुलर हुई तो सारी की सारी जगह सोशल मीडिया के अंदर ही ख़त्म हो गई है। वेस्टर्न मार्केट, स्पेशली US मार्केट से देर आर अ नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी रेड। उनमें से कुछ बुक्स थोड़ी डेंस हैं, जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होगी बेंजामिन ग्राहम की। कुछ बुक्स हैं जिनमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ दी गई हैं। तो एक बुक है द आउटसाइडर्स करके,
वो पढ़ सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिएगा। एक बुक है फिलिप फिशर की, वो पढ़ सकते हैं। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट करके बुक है, वो पढ़ सकते हैं। पर होगा क्या कि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो यूएस स्टॉक मार्केट के होंगे, वो ज़्यादातर हमारे यहाँ इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे हम लोग उनको। ज़रूरी है प्रिंसिपल समझना। प्रिंसिपल के बाद जब हम अपने काम करना शुरू करेंगे, अपने आप स्टॉक्स लेना शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको समझ आता जाएगा। अपना नेटवर्क बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग लोगों से अलग अलग इंडस्ट्री में बात करना बहुत ज़रूरी है। एक टर्म होता है जिसको कहते हैं स्कटल बट, तो वो कैसे किया जाए, उसको कैसे करें हम और क्या वो निकाले। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से करीबन 18-20 साल पहले हम लोग कहीं जा रहे थे हाईवे पे, मेरे फादर ने एकदम से मुझसे गाड़ी रुकवाई और एक ढाबा था वहाँ पे, तो जाके एक ट्रक ड्राइवर से बात करने लगे, मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ था। तो मैंने पूछा कि आपने क्या बात की, क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी। तो वो बोले कि ये एस्कॉर्ट्स ने पहली बार अपना फुल ट्रक निकाला है। पहले उससे पहले एस्कॉर्ट्स छोटे व्हीकल्स बनाता था और फार्म मशीनरी और ये जेसीबी वगैरह का काम करता था। तो मुझे ये जानना था कि टाटा, अशोक लीलैंड अपने आप में ब्रांड्स रहे हैं, इसने ये क्यों खरीदा, इससे इसको क्या दिख रहा है, इसके मालिक ने क्या सोचा, क्या बात हुई। आपको अलग अलग लोगों से जाके बात करनी पड़ेगी। मैं किसी भी दुकान में अगर जाता हूँ या किसी भी जगह पर अगर मैं होता हूँ, तो एज एन इन्वेस्टर मुझे हर टाइम अपने चारों तरफ देखते रहना है कि कोई चीज़ चल रही है, वो क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें सोचनी है। ये बात आपने बहुत सही कही। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कहीं पे भी जाके कंपनी का नाम देखना, उसके बारे में पूछताछ करना, बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। अब बात करते हैं, आप कैसे करते हो? देखिए, मैंने जैसा कहा कि कोशिश मैं करता हूँ रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रीडिंग को दे सकूँ। उसमें कुछ टाइम होता है न्यूज़पेपर्स पर, बट न्यूज़पेपर्स पर मैं टिपिकली पेज 1 पेज 2 पे नहीं पढ़ता क्या हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे कोई ना कोई एजेंडा चल रहा होता है। या तो कंपनीज या मीडिया आपको कोई ना कोई सेक्टर चिपकाने की कोशिश कर रहा होता है। आई लुक एट इट लाइक दैट। Certain newspapers have a lot of information on what is happening in certain industries. तो अब जैसे मेरा commodities में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे पहले हर तरफ ढूंढ के वो सोर्सेज ढूंढने होंगे जहाँ पर मुझे वो मिले। तो जैसे हिंदू बिजनेस लाइन है, उसमें रोज़ एक 8वें या 10वें पेज पे कमोडिटीज़ एंड एग्रीकल्चर के ऊपर एक पेज आता है जिसमें वो लोग अलग अलग स्टोरीज करते हैं। वो ये बात नहीं करते कि इस सेक्टर की कौन सी कंपनी ने क्या किया और क्या किया, वो सिर्फ ये बात करते हैं इस कमोडिटी में क्या हो रहा है। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसी भी इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग लीवर्स क्या हैं, उसमें किस वजह से पैसा बनता है। ज़्यादातर कमोडिटी साइक्लिकल होती हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं और उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उसकी 4 कंपनियों के नाम परसों टीवी पर आ रहे हैं। टिपिकली जब तक टीवी पर नाम आते हैं, आपका लेने का टाइम निकल चुका होता है। उसके बाद सिर्फ स्पेक्यूलेटिव एक्शन बचता है, इन्वेस्टिंग एक्शन इतना नहीं बचता। तो आप कैसे उस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके लोगों को ढूंढेंगे, उनसे बात करेंगे। तो मैं अगर कहीं हाईवे पे जा रहा हूँ और मैं किसी फर्टिलाइज़र की दुकान पे रुक के 4 चीज़ें देखता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे जो दुकानदार है उससे बात करता हूँ, जो किसान लेने आया है उससे बात करता हूँ, उससे मुझे ज़्यादा नॉलेज आ सकती है। फिर जब मैं उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ कि भाई सरकार ये कर रही है, फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री ये कर रही है, जो प्लेयर्स हैं वो ये कर रहे हैं, एक दिमाग में एक ब्लूप्रिंट तैयार होना शुरू हो जाता है। वो ब्लूप्रिंट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर फाइनेंशियल नंबर्स देखकर कि भाई कंपनी किस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसने कितना पैसा कमाया है, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, यूजुअली नेट मार्जिन कितना रहता है, वो किस वजह से ऊपर नीचे जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक इंडस्ट्री को पकड़ते हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और फिर वहाँ पे पैसा लगाने का डिसाइड करते हैं। तो अब आपने सपोज कीजिए कोई इंडस्ट्री पकड़ ली, आपने उसका जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश की। आपने जब उसको समझ लिया और आप वहाँ से आगे बढ़े, तब आप जाइए कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं। आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं। पहले लिटरली बहुत कम पब्लिकेशंस होती थी जिनमें सेक्टर बाय सेक्टर होता था कि किस सेक्टर में कौन सी कंपनी है। बट अब जैसे स्क्रीनर करके एक टूल है, वो बहुत अच्छा टूल है, तिजोरी करके एक टूल है, वो बहुत अच्छा टूल है। तो आप कैसे ये अलग अलग टूल्स को लेकर आप एक टॉप डाउन अप्रोच बनाते हैं कि हाँ ये इंडस्ट्री में इस वजह से ये हो सकता है, पर वो नॉलेज आपको वहीं से आ रही है जहाँ पे आपने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, विदाउट एनी फोकस एट ऑल ऑन कौन सी कंपनीज क्या कर रही हैं। आप जिस इंडस्ट्री में खुद काम करते हैं, वो इंडस्ट्री खुद से और उसकी एडजेसेंट 6 से 8 अलग अलग इंडस्ट्रीज होंगी। आप किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में काम करते हैं, उसके अंदर क्या रॉ मटेरियल्स आते हैं, उनका क्या रोल है, ये आपको धीरे धीरे नॉलेज देना शुरू कर देगा मुझे ये क्या पकड़ना है। और ये भी हो सकता है कि आप उस इंडस्ट्री में काम करते हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डिसाइड करें कि मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है।
आई वर्कड इन IT फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, बट IT में मैंने खुद जब भी इन्वेस्ट किया है एज अ बास्केट किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझको समझ में उतना क्लोजली नहीं आता। नहीं। बट 2016, 17, 18 में मुझे कभी लगा कि नहीं, अब इसमें पैसा लगाने की बारी है। आई थिंक 2018 के क्रैश के बाद, तो मैंने तब से वहाँ पे उसमें अपना एक एलोकेशन बनाया। बट मैंने ये डिसाइड कर लिया, आई विल नॉट पिक अ कंपनी, मैं एक बास्केट पिक करूँगा और मैं उससे काम करूँगा। और आज भी मेरा कुछ परसेंटेज पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है, SIP के रूप में लगा हुआ है। वो मेरे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो से मुझे कम रिटर्न देता है, मुझे ये भी पता है। बट देर आर सर्टन सेक्टर्स ऑफ द मार्केट दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मुझे सिर्फ इतना पता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर लाइकली टू आउटपेस द इंडेक्स, तो मैं उस पर ही काम करता हूँ। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आप प्रॉफिट निकाल रहे हो स्टॉक मार्केट से होने के बाद, उसके बाद भी म्यूचुअल फंड में आपने अभी भी SIP कर रखी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लर्निंग है। अब हम बात करेंगे स्टॉक की थोड़ी सी। उसमें मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल, आपने कंपनी एनालिसिस कर लिया, स्टॉक के ऊपर कैसे आए? क्योंकि अब हम अगर स्टॉक के अंदर आते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे को दिक्कत जो आती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अब आपने मान लो किसी भी कमोडिटी की बात करी, स्टील की बात करी, स्टील में लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि मेरे को किस में एंट्री करनी है? क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे तो उनको ये दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़, अब मुझे कंपाउंडिंग करनी है या पैसा बनाना है, तो मैं वो व्यू कैसे लूँ कि इस स्टॉक में मैं 2 साल का व्यू रख के चलूँ, इस स्टॉक में मैं 5 साल का व्यू रख के चलूँ, तो वो डिसीजन कैसे ले? और जब हम कंपनी एनालिसिस करें, अभी इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया कि हमें रीड करना पड़ेगा, तो उसमें वो कौन से मैट्रिक्स हैं जो आप बताना चाहोगे ईजी वे में हम देख सकें? तो इसको अगर बहुत सिंपल तरीके से देखना है कि हम स्टॉक तक कैसे पहुंचे, इसके 2 अलग अलग तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं कि टॉप डाउन, आप किसी ट्रेंड से चले, उस ट्रेंड का जो असर है वो किसी एक सेक्टर पे आया, उस सेक्टर में आपने एक इंडस्ट्री पकड़ी, अलग अलग आपने कंपनीज देखी और उनके फाइनेंशियल्स को पढ़ा, उनके जो भी अवेलेबल पेपर वर्क है उसको पढ़ा और उसके बाद आपने काम किया। अब इसमें किस कैपिटलाइजेशन की कंपनी पकड़ें, तो इसमें मेरा एक बहुत सिंपल मानना है, और आई थिंक वो थोड़ा सा जिन कंपनीज़ में मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसकी वजह से शायद है, जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं उनका कवरेज मीडिया के द्वारा, ब्रोकर्स के द्वारा इतना ज़्यादा है कि उनमें इंफॉर्मेशनल एज कुछ बचता नहीं है। उनके बारे में जो भी बात होनी है वो होकर निकल जाएगी, और उसमें हो सकता है कुछ दिनों के लिए कुछ रूमर आए, उसकी वजह से थोड़ा बढ़े, बट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता है। वहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से खेल सकते हैं कि कोई एक सेक्टर है जो आज साइक्लिकलिटी की वजह से नीचे आया हुआ है, या उसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से नीचे आया हुआ है, जबकि अर्निंग्स वैसी की वैसी चल रही हैं जैसी होनी थी, क्योंकि मार्केट की फैंसी कहीं और है, राइट? एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन वर्क ऑन विच लिक्विडिटी कैन बी अ बिग फैक्टर, बट लार्ज कैप में वो जो इंफॉर्मेशनल एडवांटेज है वो निकालने का तरीका कम होता है। मैं स्पेसिफिकली खुद स्मॉल कैप, मैक्सिमम मिड कैप तक जाता हूँ। मेरा ज़्यादातर पोर्टफोलियो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी से बना हुआ है, बिकॉज अ लॉट ऑफ माई पोर्टफोलियोज आर स्पेशल सिचुएशंस। ये होल्डिंग कंपनी प्लेस हो सकते हैं, ये कोई ऐसी कंपनी है जिसकी सब्सिडरी में कोई ऐसा एसेट है जिसको मार्केट नहीं रिकग्नाइज कर रही है। जैसा मैंने कहा, अगर आप रोज़ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप एक नए रैबिट होल में रोज़ जा रहे हैं, तो आप फिर उसके लिए जा रहे हैं कि मैं इसको कैसे देखूँ। अब हो सकता है कोई कंपनी हो, उसकी कोई अनलिस्टेड सब्सिडरी है, तो आप MCA के पोर्टल पर जाएंगे, उससे उसका डेटा निकालेंगे, उसको आप पढ़ेंगे, फिर वहाँ से आप बनाएंगे अच्छा मार्केट इस चीज़ को वैल्यू कर रही है या नहीं। तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कहीं पर भी शक आ रहा है, आप जो भी सेक्टर समझ रहे हैं कि अच्छा है, उसमें जो भी आपको सबसे रोबस्ट कंपनी दिखती है फाइनेंशियल रेशियो पे, आप उसके विनर को पिक कीजिए। बट ये तब ट्रू है जब आप एक साइकिल को प्ले कर रहे हैं। आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करना है तो आपको एक ऐसा ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे उस इंडस्ट्री की शक्ल पूरी चेंज हो रही है और उसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड रीज़न है। बड़ी कंपनीज के बारे में आपको यूजुअली वैसे ही सब कुछ पता चलता जाएगा क्योंकि वो कवरेज होगी उनकी। तो आपका कहना है कि जब हम इतनी रीडिंग कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा व्यू स्मॉलर कंपनीज पे होना चाहिए। जैसे आप एक्सपीरियंस हो तो आप स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स पे जा रहे हो। अब जैसे आपने कहा कि MCA पोर्टल पे जाके पढ़ेंगे अगर अनलिस्टेड कंपनी है, थोड़े से स्टेप्स आप बताना चाहेंगे कि ये सब कैसे करते हैं? मान लो सपोज करो कोई कंपनी आपने पढ़ी हो, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने ये कंपनी पढ़ी थी, इसके अंदर ये जाके देखा और यहाँ जाके देखा, कि जिससे जो आपकी बात के ऊपर फोकस करके आगे पढ़ना स्टार्ट करे तो वो स्टेप्स को फॉलो करके वहाँ तक पहुँच भी जाए। देखिए, मैं इन्वेस्टिगेटिव एग्जांपल नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो चीज़ हम सोच रहे हैं प्रमोटर भी वो सोच के बैठा है, वो भी कुछ चीज़ें कर रहा होता है। और माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ में आप प्रमोटर क्वालिटी का जो स्कोर है उसको आप डाउन करके चलेंगे तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं कि हमको एक इंडस्ट्री को या किसी कंपनी को देखना है, मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं। मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ जा रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक थोड़ा पढ़ना तो ज़रूरी है, उसके अलावा तो फिर कुछ हो नहीं सकता। तो मे बी अ लॉट ऑफ ऑडियंस विल थिंक कि ये क्या सलाह है, बट
बिना पढ़े अगर स्टॉक मार्केट में हम कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ समय तक कर सकते हैं, फिर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा रहे हैं। तो अब अगर हम लेते हैं कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें कोई भी कंपनी है, वो कंपनी ने सपोज कीजिए आज की डेट में कुछ केपेक्स किया है, कुछ नया प्लांट लगाया, कोई नई सर्विस चालू की है जिसने उसके लिए कुछ केपेक्स किया है। अब आज उसने केपेक्स किया है, वो केपेक्स धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगा। अब उस केपेक्स पे उसकी डेप्रिसिएशन भी डलेगी, और अगर उसने कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी डलेगा। अर्निंग्स जो है उसकी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है और सीएफओ जो है कुछ टाइम के लिए डिप्रेस हो जाएगा। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझना है कि ये जो इंडस्ट्री है और इसमें प्रॉफिट पूल कहाँ है, इस कंपनी ने जो काम किया है वो इसके लिए मार्जिन एक्रेटिव है। मतलब पहले अगर ये 15% कमाती थी, अब ये करने के बाद क्या ये 18% पे पहुंच जाएगी। जब तक उसकी वो डेप्रिसिएशन डलती रहेगी वो कंपनी लॉसेस दिखाती रहेगी। अब जहाँ पर जाकर उसकी डेप्रिसिएशन ख़त्म हुई और उसके पास अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, जैसे ही वो डेप्रिसिएशन हटेगा, अक्यूमुलेटेड लॉसेस की तरफ जो भी उसने टैक्स पे करना होगा वो हट जाएगा। तो एक रबर बैंड इफेक्ट आएगा कि वो खिंचता जा रहा है, उसकी वैल्यूएशन कम होती जा रही है, और वहाँ पे आपने उसको जैसे ही छोड़ा वो स्टॉक एकदम से चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा, उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। इसको देखने का एक अलग नज़रिया सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पिछले 4 से 5 साल में X% कैगर बनाया हो और वो बातें करें कि ये करने से होता है या वो करने से होता है। मेरा एक बहुत सिंपल गोल है लाइफ में कि कंट्री में एक इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर एक इंडेक्स की रिटर्न है, उसके ऊपर एक टैक्स लाइबिलिटी है। मुझे इन तीनों को पार करते हुए एक सुपीरियर रिटर्न बनानी है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं देखना है। तो अगर सेंसेक्स 15 से 18% पर ईयर दे रहा है और उसके ये लेयर्स बनाने के बाद अगर मैं अपनी कमाई कर पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ वहाँ तक देखना है। जहाँ पर लगे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, आप ये सारी पढ़ाई और सारी चीज़ें छोड़ दीजिए और एक म्यूचुअल फंड को अपना काम करने दीजिए और अपने इनकम पे ध्यान दीजिए, अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए। आपने बात करी स्टॉक सिलेक्शन पे, आपने बात करी कि मैं इतना पढ़ता हूँ तो मैं स्मॉल माइक्रो कैप्स पे जाता हूँ। अब बात करते हैं कि सेक्टर वाइज थोड़ी सी। पहली चीज़ तो आप कौन सा सेक्टर वॉच आउट करें, क्योंकि आजकल ईवी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है और दूसरा लाइमलाइट में न्यू एज स्टार्टअप। इन दोनों के बीच में मुझे बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे ये यूफोरेटिक लगता है ज़्यादातर कि यूफोरिया ज़्यादा है और लोग उस तरीके से उसको नहीं जानते अंदर से जितना वो ऊपर से दिख रहा है। तो उसके बारे में एक थोड़ा सा पहले आई थिंक ईवीज़ को थोड़ा सा टच करते हैं और बहुत ही बेस लेवल पे ले जाते हैं। वहाँ से आई थिंक क्लैरिटी आनी शुरू होती है, बिकॉज आप पूरा दिन जब एक ही चीज़ के बारे में 100 तरफ से सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उनमें जो भी कंपनीज काम कर रही हैं, कोई बोलता है मैं ईवी का फ्लूइड बनाता हूँ तो उसके पैसे बढ़ जाते हैं, कोई बोलता है मैं ईवी बनाता हूँ तो उसके पैसे बढ़ जाते हैं, और वो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स जिनको हम बोलते हैं उस पर बात करते हैं। एक गाड़ी क्या होती है? एक गाड़ी एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो 1000 किलो से 1500 किलो की होती है। उसमें 5 मेन चीज़ें डलती है। स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, अलग अलग तरीके के अलॉयज़ हो गए और रबर टायर के लिए हो गया। ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है इन्हीं 5 चीज़ों पे चलती है। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट बनाने का तरीका जो है वो या तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे है या उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे है। तो लोग कहते हैं जी हम जहाँ भी रहते हैं इंडिया में मारुति की सर्विस हो जाती है तो हम मारुति खरीदेंगे। तो एक छोटे शहर में रहने वाला आदमी, उसके पास पैसा तब हो, वो तब भी कोशिश करता है कि मैं मारुति या महिंद्रा या टाटा ले लूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी सर्विस मिल जाएगी। या उसके पास कोई ब्रांड वैल्यू है कि उसने अपने प्रोडक्ट को ऐसा बना लिया है कि वो इस स्पेसिफिक वजह से पैसे बना सकता है। तो अब जैसे कार मार्केट में पिछले 5 साल से क्या हो रहा है, एसयूवी पे बात चल रही है। आज हमारी मार्केट में कम से कम 10 ऐसी कार्स हैं कि अगर आप उनको किसी भी एक हैचबैक से कंपेयर करेंगे, सिवाय उनकी ग्राउंड क्लियरेंस हल्की सी बढ़ने के अलावा एसयूवी की उनकी पूरी कहानी उनकी स्टाइलिंग पर है। पर ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ये गाड़ियाँ निकाली और उन पे बहुत अच्छे मार्जिन्स बना रही हैं। मारुति भी फॉर एग्जांपल अब इस तरफ बढ़ रहा है। अब उन्होंने एक नई गाड़ी निकाली फ्रंक्स करके। आप उस गाड़ी को जाके देखिए, आराम से उस पर 10-15 मिनट लगाइए तो आपको दिखाई देगा कि उसके बम्पर की स्टाइलिंग, उसके साइड्स की स्टाइलिंग, इस वजह से ये सब चीज़ें बनी है कि अब ये एसयूवी बन गया। पर मारुति खुद ईवी क्यों नहीं कर रहा है, हमको इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ईवी लेने के पीछे कारण क्या होता है और उसको ना लेने के पीछे कारण क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को देखना है। तो अब इसको बहुत बेसिक लेवल पे देखें तो 2 चीज़ें हैं। इसका कॉस्ट ऑफ रनिंग बहुत लो है, पर इसमें एक रेंज एंग्जाइटी है कि आप 500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो क्या होगा और कैसे होगा। तो अब ईवी सॉल्व कैसे होगा, हमको क्या सोचना चाहिए। एक एवरेज ईवी बनाने पर किसी कंपनी का पैसा ज़्यादा खर्च होता है या कम खर्च होता है, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन अ यूनिट ऑफ एन ईवी कार सोल्ड ज़्यादा होता है या कम होता है एक इंटरनल कंबस्शन इंजन कार को सेल करने पे,
और हमारी कंट्री में जो आज की डेट में प्राइस पॉइंट चल रहा है, अभी मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे नहीं जाऊंगा बिकॉज बैटरी टेक्नोलॉजी अगर टेस्ला नहीं एक लेवल के बाद क्रैक कर पा रहा है कि यूएस में $30,000 से $27,000 पे लाने में उसको इतनी दिक्कत हो रही है, इंडिया में हम वो टेक्नोलॉजी कब क्रैक करेंगे या वो इम्पोर्ट होके आएगी, क्या होगा, उस सब को छोड़ देते हैं। ऑन अ नेट लेवल बेसिस ईवी अपने आप में क्या उस लेवल पर पहुंच रही है कि लोग उसको लेंगे और उस लेवल पर लेंगे कि उस कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो इस तरीके से बढ़ जाएंगे? मुझे लगता है नहीं। मुझे ये लगता है कि अगले 3 से 5 साल इंडिया में ईवीज बिकेंगी, बट इंडिया में जो ज़्यादा बिकेगा वो एक इंजन्स का ऑप्शन आ रहा है जिसको हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बोलते हैं। अभी बहुत कम 3-4 गाड़ियों में आया है और अभी भी बहुत महंगा है। उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी। क्यों? क्योंकि वो जो हमारी एक रेंज एंग्जाइटी है उसको सॉल्व करता है कि मुझे गाड़ी में दूर जाना है तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल और साथ में इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, जहाँ तक इलेक्ट्रिक वो चलेगा बाद में मैं वो कर लूँगा। उन पे कौन काम कर रहा है, उसकी कौन ऑटो एंसिलरी है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन बनाएंगी। मैं इस टाइम खुद ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ, वो समझने पे स्पेंड कर रहा हूँ। प्रॉक्सी पे प्रॉक्सी क्या है मैं उस पर स्पेंड कर रहा हूँ, बजाय इसके कि पिछले साल 5 लाख ईवी बिकी थी और इस साल 7 लाख ईवी बिकी हैं। अभी एक लो बेस इफेक्ट से आगे चल रहा है, गवर्नमेंट के मैंडेट्स हैं। ईवी में जैसे वो प्लेयर जो 3 व्हीलर बनाते हैं, जो शॉर्ट हॉल कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं, छोटे कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं, वो ज़्यादा काम करेंगे। सो मैं ईवी कार बनाने वाले और उसको देखने के बजाय ये देखूंगा 3 व्हीलर में किसका अच्छा मार्केट शेयर है, वो ईवी के अंदर क्या कर रहा है। सो अ बजाज ऑटो टू मी इज़ अ बेटर स्टडी दैन अ टाटा मोटर्स, बट दैट इज़ जस्ट मी। बट द प्रिंसिपल्स विद विच वी हैव टू गो कि ये मार्केट कैसे सॉल्व होगा, हमको वो सोचना पड़ेगा। अब न्यू एज प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं तो लेट्स पिक अप जोमेटो फॉर एग्जांपल, राइट। बहुत बड़ा कॉन्वर्जेशन का पार्ट रहा है पिछले 5 सालों से, पहले एज अ स्टार्टअप फिर एज अ लिस्टेड कंपनी। अगेन लेट्स गो एंड डीकंस्ट्रक्ट द एंटायर थिंग। जोमेटो अपने आप में क्या है? जोमेटो अपने आप में एक मैचिंग इंजन है। जो लोग खाना ऑर्डर करना चाहते हैं और जो डिलीवरी करना चाहते हैं रेस्टोरेंट्स, उनके बीच का एक पार्ट है। अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बट इस बिजनेस में देर आर सेपरेट पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व, राइट। जोमेटो का वैल्यूएशन इस चीज़ से नहीं बनना चाहिए कि वो कितने ऑर्डर्स लाता है और उन ऑर्डर्स पे वो कितने पैसे बनाता है। उनका जो वैल्यूएशन है वो बनना चाहिए एक मोटरसाइकिल पर। अब वो मोटरसाइकिल क्या है? वो मोटरसाइकिल है जो जोमेटो का एक डिलीवरी एजेंट चलाता है। आज की डेट में अलग अलग इंसेंटिव्स और स्कीम्स और सब चीज़ें लगा के एक जोमेटो का जो राइडर है वो रफली एट अ गिवन टाइम इन अ गिवन मंथ इतने पैसे कमाता है। बट द वन थिंग दैट इज ट्रू इज दैट द पर्सन हु इज डूइंग द डिलीवरी वो कभी ये नहीं कैलकुलेट कर रहा है कि अगर मैं जोमेटो में काम कर रहा हूँ और रोज़ के मैं 100-150 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और 3 से 4 साल में मेरी मोटरसाइकिल ख़त्म हो जा रही है, उस मोटरसाइकिल की डिप्रिसिएशन जोमेटो के अकाउंट में तो डल नहीं रही। और जो जोमेटो के यहाँ डिलीवरी के लिए काम कर रहा है उसकी इतनी फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन नहीं है। वो अपने घर से निकला है क्योंकि उसको एक नौकरी चाहिए। वो अगर बैठ के ये हिसाब लगाएगा कि जोमेटो में मैंने हर महीने इतने पैसे कमाए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपना मोटरसाइकिल का प्राइस है, मैं उसके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहा कि बाइक 1 रुपये किलोमीटर चलती, 2 रुपये किलोमीटर चलती है, वो डिप्रिसिएशन को जब उससे हटाएगा तो क्या उसको ये पता लगेगा कि वो एक एवरेज गुड लिविंग वेज कमा रहा है या नहीं, उसकी लाइफ में वो कहीं आगे बढ़ पा रहा है या नहीं, या वो सिर्फ इसी एक चक्रव्यूह में रहेगा कि मैं 12 घंटे चला लूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा लूँ, या इन्होंने जो भी नई स्कीम निकाली है वो निकाल लूँ। तो ये जो सारी पार्टीज हैं, द रेस्टोरेंट, द कस्टमर, द डिलीवरी बॉय एंड जोमेटो, इस पूरे के पूरे इसमें लेट्स से अगर प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस लेवल पे हम कहते हैं 30 से 35% का है, कि रेस्टोरेंट कहता है मैं अपने टोटल इनकम का 30% डिलीवरी पर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे एक नॉर्मल जो रेस्टोरेंट बिजनेस होता है उसका करीबन 70% ग्रॉस मार्जिन होता है। तो वो कहता है मैं 30% यहाँ पे दे दूंगा क्योंकि कस्टमर अंदर नहीं आ रहा, तो मेरे को रियल एस्टेट भी कम चाहिए, फलाना फलाना फलाना। जहाँ पर जोमेटो अपने चार्जेस बढ़ाता है, अपना कमीशन बढ़ाता है, या रेस्टोरेंट के डिस्काउंट बढ़ाता है, ये दोनों तरीके से हो सकता है। हम देखते हैं रेस्टोरेंट एसोसिएशन आके करती है हम जोमेटो और स्विगी के साथ काम नहीं करेंगे। जहाँ पे वो डिलीवरी बॉयज़ है उनके पैसे घटाता है, वो लोग आके स्ट्राइक करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। जहाँ पे वो रेस्टोरेंट के मेन्यू और जोमेटो के मेन्यू में प्राइस चेंज करता है, कस्टमर आके कहते हैं जोमेटो इज चीटिंग अस, हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें लगाकर अगर हम देखते हैं तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेदर इट वाज नॉट अ लिस्टेड कंपनी और इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी, इट सीम्स प्राइमा फेसी बाय लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज दैट इस बिजनेस के ऑपरेटिंग मार्जिन उतने अच्छे नहीं हैं जितना मार्केट इनको मान रही है। और
many mutual funds are investors. It's one of the largest startups in the market. 99% of the people who will be watching this will be thinking कि Zomato के बारे में ऐसे क्यों सोचना है. अच्छी ही कंपनी है क्योंकि सब लोग बोलते हैं. जानते हैं। एक चीज़ और होती है मार्केट में, जैसे वॉरेन बफेट ने कह दिया था कि जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता उसमें इन्वेस्ट मत करो। तो अब क्या है ना, ये जो सुने सुने नाम है ना, लोगों को एकदम से अट्रैक्ट करते हैं। तो आज मुझे जो लगता है, अब मेरे को करेक्ट करना मैं सही हूँ या नहीं, तो जो न्यू एज स्टार्टअप बिजनेस आए हैं, रिनाउंड नेम्स ज़्यादा IPO लेके आए हैं, अगर हम पीछे 2 साल पहले जाएँ। और आपने अगर वैल्यूएशन कंसिडर करे हो, भाई एक सॉफ्टवेयर कंपनी, तुम्हारे पास एक सॉफ्टवेयर ही तो है, एक डिलीवरी बॉय आएगा वो आपके घर से पिकअप करेगा। एक जो बिजनेस ला रहा है वो एक सॉफ्टवेयर ला रहा है, 1-1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर लिस्टिंग और 0 प्रमोटर होल्डिंग। मतलब आप कैसे ट्रस्ट कर रहे हो, सारा माल पब्लिक में बेच के जा रहे हैं। पेटीएम में भी यही हुआ, जोमेटो में भी यही हुआ, और काफ़ी सारे IPOs आए हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर आप इंसेंटिव समझ जाएंगे तो कहानी पूरी समझ में आ जाती है. इनका ऑपरेटिंग मॉडल, उसका स्केल किसी ने इंडिया में नहीं बनाया है. ग्लोबली भी इनके बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं हैं. अगर जोमेटो के हम कंपटीशन देखते हैं ग्लोबली भी, even those businesses have not done as well from an operational profitability point of view. Valuation जो है इंडिया में या ग्लोबली कहीं भी, जब भी कोई IPO आता है, it is not based on what the business is valued at. It's based on ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन किसी भी लिस्टेड बिजनेस की कैसी बनाई जाए. उसका काम उस IPO के आने से 2 साल पहले शुरू हो जाता है. लास्ट ईयर हमने देखा था एक कंपनी है जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, स्किन केयर और इन सब चीज़ों के, $2 बिलियन, $2.5 बिलियन पे उनका IPO होने वाला था. मार्केट में बहुत ज़्यादा बात हुई. अब आज खबर आई है कि 1.2-1.3 बिलियन डॉलर्स पे उसका IPO आने वाला है. ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं. जैसा आपने कहा कि एक जाना माना नाम है, एक जाना माना ब्रांड है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ब्रांड्स भी हमारे लिए एक जाना माना नाम है. उनकी वैल्यूएशन भी पिछले बहुत साल से प्रीमियम पे है. पर वो क्यों प्रीमियम पे है कि 50% ग्रॉस मार्जिन पर पिछले बहुत सालों से यूनिलीवर ने काम किया है. और जितने D2C ब्रांड आए उनमें से 1-2 को वो अक्वायर कर लेगा, बट जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है पिछले 50 सालों की, वो अगर इस बिजनेस को करनी है तो ये बिजनेस कभी भी इतना कैपिटल एफिशिएंट नहीं बन सकता. कभी भी नहीं कर पाएंगे. एंड इनमें ऐसे बिजनेस हैं जो सचमुच में बहुत अच्छे हैं. अगर हम लिस्टेड और अनलिस्टेड में देखते हैं, नायका अपने आप में एक बहुत अच्छा बिजनेस क्यों है? ब्यूटी एंड स्किन केयर को लेकर इंडिया में एक कंसोलिडेटेड ब्रांड कभी भी नहीं रहा है. इंडिया से बाहर इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, इंडिया में ये नहीं रहा है. बट आप वो एक उस बिजनेस को जब एक ऐसे वैल्यूएशन पे ले आएंगे, वो कितना भी अच्छा ऑपरेट कर ले, बिल्कुल, मेरा यही क्वेश्चन था आपसे. वो उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाएगा. और इनमें से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल उसका सरफेस लेवल है. इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के करीबन 7 से 10 करोड़ लोग उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं. इंडिया की ग्रेट मिडिल क्लास जो है, वो ज़्यादातर लोग अपर क्लास हैं. लाइक आपके और मेरे जैसे लोग बोलना आज भी ये पसंद करते हैं कि हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हैं. बट कोई भी ऐसा जन जो आज हमको सुन भी रहा है, थोड़ी इंग्लिश समझ पा रहा है, एक लेवल के स्मार्टफोन पे काम कर रहा है, वो फ्रॉम अ इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ सोशियो इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पॉइंट, वो एक ऊंचे तबके का ही उसको माना जाएगा. तो इन सब की एड्रेसेबल मार्केट क्या उतनी है जितनी हम आज सोच रहे हैं? और क्या वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी स्केल पर डेवलप हो सकती है? कैन जोमेटो फाइंड द नेक्स्ट 500 मिलियन यूजर्स इन इंडिया इन अ प्रॉफिटेबल वे? क्या वो उन्हीं सिटीज़ में मिलेगा जहां वो आज ऑपरेट करता है? क्या वो ऐसी सिटीज़ में मिलेगा जो इतनी डेंस है जहां पे ऑपरेशंस प्रॉफिटेबली रन किए जा सकते हैं? आई थिंक दोज आर द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू बी आस्किंग आवरसेल्व्स अबाउट ईच ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स. बिल्कुल, आपने सही बताया. पहली बात तो बिजनेस अगर हम सोचे भी अच्छे हैं तो उस वैल्यूएशंस पे आ नहीं रहे हैं. भाई एक बात और आपने नोट करी इसमें, या फिर आपने पढ़ा हो इसके बारे में, डू दे हैव मोट? उनके पास मोट है इसका बिजनेस का? क्योंकि जोमेटो और स्विगी के बाद एक दो छोटे प्लेयर और आ गए हैं अनलिस्टेड में. देखिए, देयर विल बी मल्टीपल फैक्टर्स दैट विल बी इन प्ले. मोट आज की डेट में यही है कि आपके पास इंस्टॉल बेस सबसे ज़्यादा है. हिंदुस्तान का एक एवरेज रेस्टोरेंट जो बड़ी सिटी का है, उसके लिए स्विगी जोमेटो अपने आप में चैनल है. डिलीवरी एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल सेल्स फॉर द F&B इंडस्ट्री हैज़ इंक्रीज्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. हमारी जो नई जनरेशन है आज, सपोज 18 से 30 साल तक की, वो ऑन एवरेज in the cities at least is eating out or eating based on delivery at a much higher rate than they were. Can that number continue to increase is the question to ask. Moat, I think इतने सारे levels हैं इसके ऊपर कि मुझे पता नहीं कि सिवाय इनके already install base के और इनके size के
वो मोट कितनी सिग्निफिकेंट है। ONDC अब जैसे नया आया है उसमें ये लोग काफ़ी चीज़ें कोशिश कर रही है। अब जो UPI के साथ हुआ वो ONDC के साथ फ्रॉम एन ई-कॉमर्स पर्सपेक्टिव हो पाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की वजह से हो, चाहे वो किसी और रीजंस की वजह से हो। दैट विल प्ले आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं इनको उस तरीके से एग्जामिन नहीं करूँगा, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग वी हैव एग्जामिन्ड बिफोर, दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कंसिडरेशन सेट फॉर मी। बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स मुझसे ये कहते हैं कि जोमेटो के पास करीबन 15,000 करोड़ कैश है, उनके IPO के प्रोसीड से आया था। इट इज़ द हैंडलिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ दैट कैश दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी, रादर देन सेइंग कि इस कंपनी का मार्केट कैप इतना है और उसमें कैश ही इतना पड़ा हुआ है। वो मैं और बहुत सारे बिजनेस पे लगाऊंगा, बट जहाँ पे मार्केट कैप और वैल्यूएशन के कैश के बीच में बहुत कम डिफरेंस हो, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आई थिंक मल्टीपल फ्रेमवर्क्स लगाने पड़ते हैं जिसके बाद हम वहाँ पर पहुँच पाते हैं। और स्टॉक मार्केट में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने कितनी कम गलतियाँ की, बजाय इसके कि हमने कितनी ज़्यादा सही चीज़ें की। राइट, लाइक आई सेड, आपने 2 साल 50% पैसा कमा लिया क्योंकि आप किसी स्पेक्यूलेटिव कंपनी या सेक्टर में घुस गए और आपने बहुत पैसा कमा लिया। उसके बाद उनमें से कुछ स्टॉक आपके पास बच गए जो एकदम से नोज डाइव हुए, और आपका 5 साल का कैगर अगर आके 12%, 15% या नेगेटिव पर चला गया, वो 50% जो आपने 2 साल के लिए कमाए वो किसी काम के नहीं। किसी काम के, बिल्कुल सही बात है। भाई आपका कोई डाउनफॉल आया हो या आपकी कोई मिस्टेक ऐसी कि जैसे आपने जो इतना एक्सपीरियंस लिया है, आप इतना ब्रॉडर वे में एनालिसिस कर रहे हो, आपकी कोई मिस्टेक जो आप बताना चाहो एक्सपीरियंस के लिए? आई थिंक लाइक आई सेड, मैं वही प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ जो मैं कहता हूँ। अब जैसे मेरे पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ एक लार्ज कैप कंपनी है। आई एम प्रीटी श्योर कंपनीज इन द निफ्टी 50 एंड even in the Nifty 100 for that matter, they are the largest companies in the country, they are the most well run companies in the country, और मेरा उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। मुझे फंडामेंटली वो उतना अट्रैक्ट नहीं करती। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ज़्यादातर सिगार बट कंपनीज। एक वॉरेन बफे बोलते हैं कि एक सिगार पी के किसी ने फेंक दिया है तो उसमें शायद कुछ कश बचे हैं, वो उसको उठा के करने की कोशिश करते थे। बट सिंस द टाइम ही स्टार्टेड वर्किंग विद चार्ली मंगर, ही स्टार्टेड मूविंग इनटू हाई क्वालिटी बिजनेसेस, राइट, एंड बाइंग वंडरफुल बिजनेसेस एट फेयर प्राइजेस। मेरा अपना सारा जो अब ध्यान है वो उस तरफ है, बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ बिजनेस में नहीं घुसना, या कोई शेयर जो पिछले 1 साल में 1.5 साल में कई गुना हो गया उसमें एंट्री ना लेना। बहुत सारी ये बायसेस हैं जिनको मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा, पहले मैं कोशिश करता था कि 1 साल में मैक्सिमम जो है साइकिल टर्न होके मेरा पैसा बन जाए। नाउ आई एम ट्राइंग टू मूव माई पोर्टफोलियो इनटू कंपनीज वेयर आई कैन बाय एंड आई कैन सिट ऑन देम। वो अब धीरे धीरे आता जा रहा है, बिकॉज आई थिंक मार्केट आपको एक मैच्योरिटी सिखा देता है। मतलब हम ये समझे कि आपको डाउनफॉल आया नहीं, आप डाउनफॉल या गलती करने से पहले समझ जाते हैं? नहीं, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो एक हाई बीटा पोर्टफोलियो है। बीटा का मतलब बेसिक ये होता है कि मार्केट अगर ऊपर चढ़ रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी उसी हिसाब से ऊपर या नीचे जा रहा है। जब भी मार्केट करेक्ट होती है, मेरा पोर्टफोलियो होता है कि ब्रॉडर मार्केट यानी कि इंडेक्स से ज़्यादा गिरता है, टिपिकली बिकॉज आई एम इन्वेस्टेड इन कंपनीज विच आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट और बिलो what I think even their intrinsic value is। वो गिर भी जाती हैं तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी वैल्यू पे वापस। हाँ। और कभी मैंने बताया मैं लीवरेज नहीं करता, मैं FNO नहीं करता, मैं प्लेजिंग शेयर करके स्टॉक्स नहीं उठाता, सिर्फ कैश में काम करता हूँ। तो अगर कुछ आता भी है, कोविड भी आता है या कुछ और भी होता है, मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता है। या तो उस कंपनी के ऊपर ही कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है तो वो उस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स के साथ हो रहा है, वो मेरे साथ भी हो रहा है। अगर कोविड आ गया तो सबका पोर्टफोलियो गिर रहा है तो मेरा भी गिर रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट टू बी यूनिकली राइट एंड यूनिकली रॉन्ग, दैट इज़ ऑल दैट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स। मतलब जब भी कोई भी ऐसा बड़ा फॉल आता है, आपकी स्टडी पे आपको कन्विक्शन उस लेवल का होता है, आप अपने पोर्टफोलियो में पैनिक नहीं लेते हो? मैं उस पैसे को निकाल के करूँगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से कोई पैसा निकालते हैं तो आप ये 2 ही चीज़ें कर सकते हैं कि एक, मैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, बट वो कैपिटल प्रोटेक्ट करते ही तो 3 महीने बाद आपको कोई ऐसा एवेन्यू मिलने वाला है जिसने आज तक हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दिए। तो अगर मेरा आंसर है कि मुझे 3 महीने बाद भी ये पैसा, आज मैं कैश निकाल रहा हूँ, 3 महीने बाद मैं मार्केट में दोबारा घुसाऊँगा, आई एम टाइमिंग द मार्केट। मुझे टाइमिंग नहीं आती, और जो भी कहता है उसको आती है, सब गलत ऑल नहीं, गुड लक टू देम यार, मार्केट सबका है। देखिए ऐसा नहीं है, लोगों ने मार्केट में पैसा कमाया है, लोग बहुत वो बने। आई डोंट वांट टू बी द इन्वेस्टर विद द हाईएस्ट रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 3, 5, 7 ईयर्स। लाइक आई सेड, मुझे सिर्फ इंडेक्स की रिटर्न को, इन्फ्लेशन को और टैक्स के बाद मेरी जो रिटर्न है उसको मीट करना है। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, और उससे ज़्यादा कुछ भी आएगा तो पर्सनली मेरा ये मानना है वो लक है, उसमें मेरा स्किल इन्वॉल्व नहीं है।
because then the market has to be irrational to give me irrational returns. अच्छा, आप मेरे को एक लास्ट और फाइनल, क्योंकि आज बात करके आपसे बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, लास्ट चीज़ ये, आप एग्जिट कब लेते हो कंपनी से? सो आई थिंक एग्जिट 2 या 3 ट्रिगर्स रहते हैं मेरे। सबसे पहले अगर मुझे कुछ नया पसंद आ जाता है जो मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पिक से मुझे लगता है कि ज़्यादा काम कर सकता है। कई बार बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रिगर्स आ जाते हैं, जैसे मार्च 2022 में क्रूड एकदम से बढ़ना शुरू हुआ था, तो मुझे क्रूड में एक एस्पेक्ट होता है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन GRM का, तो वो जब भी बढ़ता है तो इंडिया में कुछ कुछ कंपनीज़ हैं जिनके प्रॉफिट्स एकदम से बढ़ते हैं। वो ये BPCL HPCL वगैरह नहीं है, दूसरी कंपनीज़ हैं। तो ऐसा मुझे कोई ट्रिगर दिखाई देता है कि एकदम से आया है, तो मुझे कुछ चीज़ों से एग्जिट लेना है और उनसे आगे बढ़ना है। दूसरा, अगर हमने कोई भी कंपनी खरीदी हुई है, हमको ये पता है कि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से इतना कम है। अब मार्केट जब भी चलनी शुरू होती है तो वो जाके उस इंट्रिंसिक वैल्यू पे नहीं रुकती, वो उससे आगे निकलना शुरू हो जाती है। अगर वो मेरे उम्मीद से बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा तेज़ आगे बढ़ रही है, आई विल स्टार्ट कटिंग माई पोजिशंस। मैं कभी भी किसी शेयर का टॉप नहीं पकड़ूंगा, मैं कभी भी किसी शेयर का बॉटम नहीं पकड़ूंगा, ये मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है। आई विल स्टार्ट कटिंग माई एक्सपोजर्स। जो मेरा कोर पोर्टफोलियो है, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई कैटास्ट्रॉफिक खबर आए, मार्केट में रेगुलर डे में जो भी हो रहा है, मेरा कोर पोर्टफोलियो मैंने पिछले 3 से 5 साल से ऐड ही किया है, उसमें से कोई भी वापसी नहीं ली है। जो मैं सोच रहा था ना कि आज की चीज़ बहुत डीप नॉलेजेबल बनेगी, वो उस वे में गई है। तो मेरे को पर्सनल लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई है, होप ऑडियंस को भी समझ में आएगी। और थैंक यू आपका यहाँ पर आने के लिए, और अपनी इतनी अच्छी रिसर्च, अपनी स्टोरी जहाँ से आपने स्टार्ट करा, वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you so much. Just one thing I'll say to the audience: investing is not easy, and investing is not complicated. But investing जो है अपने आप में कॉम्प्लेक्स काम है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए पढ़ना और चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी आपको ये बताता है कि उनका कोर्स लेने से, चाहे वो 3 दिन का हो, 3 महीने का हो या 3 साल का हो, आप कुछ सीख सकते हैं, उससे जितना दूर रह सकते हैं दूर रहिए। वो जितना भी पैसा बचे उसको जाके अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने में खर्च कीजिए, उसका ROI मच बेटर आएगा। और जितना टाइम लगा सकते हैं इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ को समझने में लगाइए। ईशांक, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, and I really look forward to hearing all the other people you get on the show. Thank you so much. Thank you.